हाँ, तो ये चैप्टर 4 है। इसका नाम है, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। चैप्टर के नाम का मतलब ही है कि हम लोग जब शेयर इशू करते, इशू ऑफ कैपिटल मतलब शेयर इशू करना, और फिर उसका जब हम लोग शेयर इशू करते हैं तो उसका डिस्क्लोजर करना पड़ता है, मतलब दिखाना पड़ता है कि हम लोगों ने शेयर इशू किया है। तो क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि हमें ये चीजें दिखानी पड़ेगी, और हम लोग ये कैसे इशू करते हैं, इशू प्रोसीड्योर, वो पूरा डिटेल। तो सबसे पहला बात है, इसको हम लोग शॉर्ट में ICDR कहते हैं, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो इसमें सबसे पहला बात ये है कि हम लोग को पता है कैपिटल मार्केट को सेबी कंट्रोल करता है, तो ये सेबी का ही पार्ट है। सेबी का ये सबसे पहले इसके ऊपर ICDR निकला था 2009 में। बट फिर क्या हुआ, इसमें कुछ चेंजेस लाया गया 2009 में, जब ICDR के लिए रूल्स निकला था तो उसमें कुछ चेंजेस लाया गया, और उस चेंजेस को लाने के बाद दोबारा सेबी का एक ICDR निकला। ICDR रूल्स में थोड़ा चेंजेस आकर 2018 में दोबारा आया। ये डेट हम लोग को याद रखना है, 11 सितंबर 2018। इस डेट पे एकदम करेंट अभी जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग ये वाला रूल को पढ़ते हैं। तो अभी क्या पढ़ना है, ये जो ICDR के रूल्स हैं, मतलब ये कैपिटल कैसे इशू करेंगे, इसका डिस्क्लोजर कैसे देंगे, इस पूरे बात को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। एक पार्ट ए में, एक पार्ट बी में। पार्ट ए में हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेगुलर प्रोविजन, जो रेगुलर रूल्स है, जो नॉर्मल रूल्स है, हम लोग वो पढ़ के रखते हैं। और इस बी के अंदर हम लोग स्पेशल रूल्स को पढ़ते हैं, मतलब स्पेशल प्रोविजन को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। हिस्ट्री क्या है इसका, हिस्ट्री जानना क्यों जरूरी है, कभी कभी हिस्ट्री के अंदर से कुछ क्वेश्चन ये लोग पूछ लेता है। तो जैसा कि हम सबसे पहले बताएं, सबसे पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू एक्ट निकला था 1947 में। कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू एक्ट, सबसे पहले हम लोगों का ऐसा एक एक्ट निकला था 1947 में, जिसमें कैपिटल जो हम लोग इशू कर रहे हैं उसको, उसका कंट्रोलर, मतलब उसको कंट्रोल करने का रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ निकला था 1947 में। उसके बाद फिर इसी के ऊपर एक गाइडलाइंस आया। गाइडलाइंस का मतलब भी होता है रूल्स। धीरे धीरे बनता है, जो भी चीज फॉर्म होता है, फाइनली जो ये बना उसमें काफी चेंजेस आया। जो गाइडलाइंस आया ICDR के ऊपर वो 2000 में आया। उसके ऊपर फिर 2009 आया, और उसके बाद लेटेस्ट 2018 आया। तो सबसे पहले एक एक्ट बना था 1947 में, उसके बाद 2000 में उसका गाइडलाइंस आया था, 2009 में पूरा ICDR आ गया था। उसके बाद वो कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, कुछ उसके अंदर नोटिफिकेशन आया, और वो चेंज होके लेटेस्ट अभी 2018 है। तो ये जो बनता है, ये जो रूल्स बनता है, डेफिनेटली इसके लिए कमिटी सेटअप होता होगा। एक कमिटी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल बैठते हैं और फिर वो ये सारे रूल्स लाते हैं। तो जो कमिटी होता है, जो ग्रुप फॉर्म होता है, उसका हमेशा एक चेयरमैन होता है। तो ये वाला जो ICDR का गाइडलाइंस, रूल्स, एक्ट ये सब निकला, इसके लिए भी एक कमिटी फॉर्म किया गया। उस कमिटी का चेयरमैन कौन था, श्री पृथ्वी हलेदा। ठीक है, वो इसके श्री पृथ्वी हलेदा, ये इसके चेयरमैन थे, इनके अंडर में रहकर ये बना। इस कमिटी ने, ये कमिटी जो फॉर्म हुआ, देखो कोई भी कमिटी अगर फॉर्म होता है तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब किसी रीजन से वो कमिटी सेटअप होता है, कुछ निकालने के लिए, कुछ रूल बनाने के लिए। तो इसका दो ऑब्जेक्टिव था, ये कमिटी बनाने का दो ऑब्जेक्टिव था। पहला, जो रेगुलेशंस ये सब निकला था ये सब में, उसका लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट था। मतलब कोई खुद पढ़कर समझ ही नहीं पाता कि ये एक्ट में या इस गाइडलाइंस में या ICDR में एक्चुअली लिखा क्या है। ये मतलब कोई भी इसको पढ़ता था तो उसको समझ में नहीं आता था। तो लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने के लिए ये कमिटी बैठा, लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने के लिए कमिटी फॉर्म किया गया। दूसरा रीजन क्या था, कोई न्यू चेंजेस अगर आएगा तो उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, मतलब अगर कोई न्यू रिक्वायरमेंट है, कोई न्यू चेंजेस अगर हमको चाहिए, तो वो भी उसमें डालने के लिए, कोई न्यू रिक्वायरमेंट है या कोई न्यू चेंजेस है तो वो भी उसमें
ऐड ऑन करने के लिए, डालने के लिए कमिटी बैठा था। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आईसीटीआर कमिटी जो बैठा वो ऑब्वियस ही बात है कुछ चेंजेस लाएगा, चेंजेस सजेस्ट करेगा कि ठीक है ये चेंजेस करते हैं। फिर क्या होता है, वो चेंजेस किसके पास जाता है, प्राइमरी मार्केट के एडवाइजरी कमिटी के पास जाता है। प्राइमरी मार्केट के एडवाइजरी कमिटी के पास जाता है। पहले आईसीडीआर कमिटी बैठता है, वो लोग कुछ चेंजेस लेके आता है, चेंजेस सजेस्ट करता है, एक्चुअली लाता नहीं है, कुछ चेंजेस सजेस्ट करता है कि हम लोग को ये चेंज कर लेना चाहिए। तो वो सजेशन किसके पास जाता है, प्राइमरी मार्केट के एडवाइजरी कमिटी के पास जाता है। उसके उसके रिप्रेजेंटेटिव उसे देखते हैं, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव उसको देखता है, वो एक्चुअली दो पार्ट में, रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो दो डायरेक्शन का होता है, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है, एक इंडस्ट्री का होता है। इंडस्ट्री के कौन होते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होते हैं, और इंडस्ट्री कौन होता है, मार्केट का लोग, जो मार्केट में पार्टिसिपेंट है, ब्रोकर, शेयर होल्डर, वो लोग को पार्टिसिपेंट बोलते हैं। तो इंडस्ट्री का जो मार्केट पार्टिसिपेंट लोग है, वो लोग भी उसको देखता है। रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, रिप्रेजेंटेटिव एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के होते हैं, कुछ लोग इंडस्ट्री से होते हैं, इंडस्ट्री से होते हैं मतलब मार्केट के पार्टिसिपेंट लोग होते हैं। फिर एक बात है, पब्लिक इशू क्या होता है, ये जो वर्ड है पब्लिक इशू, इसका मतलब क्या है। देखो, कोई भी लिस्टेड कंपनी होता है, लिस्टेड कंपनी का मतलब होता है जो एनएससी में, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, या बीएससी में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है। मतलब जब हम स्टॉक मार्केट का एनएससी खोलते हैं तो उसमें हमें जो जो कंपनी दिखाई देता है, रिलायंस, टाटा, टीसीएस, मारुति, वो सारे ही लिस्टेड कंपनी है, मतलब स्टॉक मार्केट में ये लिस्टेड है। तो ये लोग कोई भी शेयर इशू करता है तो उसको पब्लिक इशू बोलते हैं, मतलब कोई भी इनके शेयर्स को खरीद सकता है, हम तुम हमारे जैसे कोई भी पब्लिक इनके शेयर को खरीद सकता है, क्योंकि ये पब्लिक इशू करते हैं। तो पब्लिक इशू का सिंपली मतलब यही है। उसके बाद ये है कि कितने टाइप का, मतलब दिस रेगुलेशन अप्लाइज टू द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इशू। ये चैप्टर में किन किन किस किस टाइप के इशू के ऊपर ये रूल्स लाया है, मतलब ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इशू करने का रूल्स। इशू जो हम लोग करते हैं, वो लोग जो शेयर इशू करता है, डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ रूल होता होगा, ऐसे ही तो कोई शेयर इशू नहीं कर देगा। तो वो लोग जब शेयर इशू करता है तो इसके ऊपर हम लोग इस चैप्टर में रूल्स पढ़ रहे हैं। तो किस किस टाइप का इशू, इशू तो बहुत तरीके से होता है, कौन कौन टाइप के इशू को, अगर पब्लिक इशू कर रहे हैं तो ये चैप्टर में रूल लिखा हुआ है। राइट इशू कर रहे हैं तब भी लिखा हुआ है। राइट इशू क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये शेयर्स मिलता है, जो ऑलरेडी मेरे शेयर होल्डर है कंपनी के, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको शेयर्स खरीदने का ऑफर मिलता है। जैसे सोचो, रिलायंस का भी एक शेयर मार्केट में 100 रुपए का है, अगर कोई इंसान इस एक शेयर खरीदेगा तो उसको कितने में मिल जाएगा, 100 रुपए में मिलेगा। पर अगर हम रिलायंस के पहले से शेयर होल्डर हैं, हम पहले से उसका शेयर खरीदे हुए हैं, तो मेरे को ये शेयर 40 रुपीज में मिल जाएगा, एक शेयर। तो ये मेरे लिए ऑफर प्राइस है। तो ये जो ऑफर प्राइस होता है ये सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए होता है, जो पहले से मेरे कंपनी के शेयर होल्डर थे। तो ये ऑफर सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए होता है। तो इस तरीके से जब इशू करता है तो उसको राइट इशू कहते हैं। तो इस चैप्टर में इस तरीके के इशू के लिए भी रूल्स लिखा हुआ है। फिर और क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेंशियल इशू। प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है, कभी कभी इशू करने वाला लोग पहले से ही किसी को प्रेफर करता है कि इन इन लोगों को पहले देंगे। जैसे जो पहले से 50% शेयर, मतलब 20% शेयर मेरा खरीद रखा है, पहले हम लोग उसको अलॉट करेंगे। या फिर पहले कोई बिग बिजनेसमैन है उसको इशू करेंगे। कुछ कोटा में क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स, ये लोग के लिए कोटा बना हुआ रहता है, तो पहले उन लोगों को इशू करेंगे। इन लोग को इशू करने के बाद जो बचेगा वो पब्लिक लेगा। तो इसको प्रेफरेंशियल इशू कहते हैं, पहले से जिसको हम प्रेफर करते हैं कि पहले इन लोगों को देंगे। फिर बोनस इशू होता है। बोनस इशू क्या होता है, जिनके पास पहले से शेयर्स है मेरे कंपनी का, उन लोगों को हम फ्री में शेयर देंगे। अगर जैसे कंपनी बोला कि हम, जिसके पास एक शेयर है हम उसको, जिसके पास 5 शेयर है हम उसको एक शेयर फ्री में देंगे।
तो अगर किसी के पास 10 शेयर है तो उसको 2 शेयर फ्री में मिल जाएगा। तो उसको बोलते हैं बोनस मिलना। बोनस क्या होता है? बिना पैसा दिए हमको कोई चीज मिल जाता है, जो चीज फ्री में मिल जाता है हम उसको बोनस कहते हैं। तो बोनस कभी कभी अनाउंस करता है कंपनी कि हम जिसके पास 5 शेयर है हम उसको 1 शेयर देंगे, ऐसे अनाउंस करता है। अब जिसके पास जितना शेयर है उसको उतना शेयर फ्री में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इशू भी इस चैप्टर में कवर होता है। उसके बाद क्या है? QIP है। ये सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। QIP क्या है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। फिर IDR है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को मिलता है। इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। अच्छा, एक वर्ड हम लोग और सुनेंगे, IPO। IPO का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये ध्यान से सुनो। इनिशियल पब्लिक ऑफर होता क्या है? देखो, जब भी कोई कंपनी, जैसे सोचो एक ए लिमिटेड कंपनी है, ये पहले से ये 2 तरीके का शेयर इशू करता है। एक ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करता है, एक फर्दर पब्लिक ऑफरिंग करता है। फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है? जब कंपनी पहली बार लिस्ट होता है और पहली बार शेयर इशू करता है। जैसे हम लोग सुनते हैं जोमेटो IPO दे रहा है, मतलब जोमेटो जब फर्स्ट टाइम IPO, मतलब जोमेटो अपने आप को लिस्ट किया। लिस्ट किया कहाँ? NSE BSE में अपने आप को पहली बार लिस्ट किया, और पहली बार जब अपना शेयर बेच रहा था तो उसको IPO कहते हैं। फिर वो पहली बार के बाद सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम बार बार सेल करेगा तो वो FPO होगा, फर्दर फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। फर्दर पब्लिक ऑफर मतलब बार बार करना। फर्दर पब्लिक ऑफरिंग हुआ बार बार करना। पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है? इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम करना। तो जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी शेयर इशू करता है हम उसको IPO कहते हैं, जब वो फिर बार बार करता है तो हम उसको FPO कहते हैं। तो ये वाला भी इसके अंदर कवर्ड है, IPO भी। हाँ, तो एक इससे क्वेश्चन आ सकता है हम लोगों का, जो हम नीचे लिखे, एक्सप्लेन द प्रोसीड्योर फॉर अप्रूवल ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट बाय द स्टॉक एक्सचेंज। मतलब क्या? देखो, हम लोग जब अलॉट करना मतलब शेयर इशू करना। जब भी हम लोग शेयर इशू करते हैं तो हम लोगों को स्टॉक एक्सचेंज से एक अप्रूवल लेना पड़ता है। जितनी बार हम लोग शेयर इशू करते हैं उतनी बार हम लोगों को स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो वो अप्रूवल लेने का प्रोसीड्योर क्या है, कैसे वो अप्रूवल लेंगे? तो इसका क्या लिखा है? द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ मेनी शेयर्स ईच इन्वेस्टर विल रिसीव इन एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखो, जब पहली बार जब हम लोग शेयर इशू करते हैं तो हम लोग को स्टॉक मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। उसका क्या प्रोसीड्योर है? तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, IPO जब खुलता है ना, IPO का मतलब होता है ये कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू कर रहा है। अगर वो कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू कर रहा है तो ये पहले ही डिस एक्चुअली क्या होता है, देखो हम इसको थोड़ा समझा देते हैं। एक्चुअली IPO में क्या होता है, जब IPO रिलीज होता है तो कंपनी कंपनी तो बोलता है हम शेयर इशू कर रहे हैं। अब सभी को लगता है, जैसे अगर LIC, अभी लास्ट अलॉट में IPO एक था LIC का। LIC पहली बार लिस्ट हुआ था स्टॉक एक्सचेंज में, और LIC पहली बार शेयर इशू किया था। अभी सब कोई को ट्रस्ट है LIC पे। सभी को लगता है LIC में पैसा कभी नहीं डूबेगा, तो LIC का शेयर्स में भी पैसा लगाएंगे तो कभी नहीं डूबेगा। तो हर आदमी अप्लाई कर देता है, जिसके पास जितना पैसा है। सोचो वो एक शेयर दे रहा है 100 रुपए में। अब जिसके पास जितना रुपया है, अब किसी को अगर 1,000 शेयर चाहिए और एक शेयर का दाम 100 रुपया है, तो वो 1 लाख रुपया में 1 लाख रुपया दे देगा LIC को। अब कोई 2 लाख दे देगा, कोई 5 लाख दे देगा, कोई 10 लाख दे देगा। जिसके पास जितना पैसा है वो LIC को दे देगा कि मेरे को शेयर्स दो। अब IPO इशू कैसे होता है? IPO आज अनाउंस होता है। IPO अनाउंस होता है। अनाउंस कैसे होता है? न्यूज़पेपर में आ जाता है, न्यूज़पेपर में आ जाता है, न्यूज चैनल में, न्यूज़पेपर में। बहुत सारा ऑनलाइन जो न्यूज चैनल एक्टिव करके रखते हैं उनके ब्रेकिंग न्यूज बोल के उनके मोबाइल में आ जाता है। तो बहुत सारा जगह है जहाँ पे अनाउंसमेंट पता चल जाता है, क्योंकि बड़ा बड़ा कंपनी जब शेयर इशू करता है तो वैसी न्यूज उसको कवर कर लेता है। तो IPO अनाउंस होता है कि सोचो आज है 20 मार्च,
तो 20 मार्च 2023 को अनाउंस हुआ है कि आईपीओ के लिए वो खुल जाता है। हम लोग कहते हैं आईपीओ खुल गया है। तो आईपीओ के लिए वो खुल जाता है, जिसको जिसको पैसा जमा देना है एलआईसी को दे दो। और ये कब तक खुला रहेगा? 3 दिन खुला रहेगा। बहुत कम समय देता है, 3 दिन 5 दिन। तो 20 तारीख से 23 तारीख तक खुला रहेगा। जिसको जिसको खरीदना है शेयर्स, एलआईसी का शेयर्स चाहिए, वो लोग एलआईसी को पैसा दे दो। तो हम लोग इस पीरियड में एलआईसी को पैसा दे देते हैं। उसके बाद रुपया तो कंपनी को बहुत मिल गया, पर कंपनी के पास इतना शेयर्स तो नहीं है ना कि वो सबको उतना शेयर्स दे देगा। एक लिमिट होता है। कंपनी के पास 50,000 शेयर्स होता है, कंपनी के पास 60,000 शेयर्स होता है। एक लिमिट होता है शेयर्स का। ऐसे नहीं कि करोड़ों शेयर्स है कंपनी के पास। पर उसको रुपया तो बहुत मिल गया, ऑल ओवर इंडिया से मिल गया है। तो वो कैसे डिसाइड करेगा किस आदमी को कितना शेयर्स दे? तो वो जब डिसाइड करता है ना कि किस आदमी को कितना शेयर्स अलॉट करे, देना मतलब अलॉट करे, किसको कितना शेयर हम अलॉट करें, उसको कहते हैं बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट का मतलब होता है कि कंपनी डिसाइड करता है किसको कितना शेयर्स दे। तो वही बात यहाँ पे लिखा है, द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट refers to the process of determining how many share each investor will receive in IPO। एक इन्वेस्टर को हम कितना शेयर्स दे। The stock exchange plays a crucial role in this process and follows a specific procedure for approval of the basis of allotment। पर ये करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज का इंपॉर्टेंट रोल है। स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेना होगा। तो ये प्रोसेस क्या है? स्टेप्स। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। सबसे पहले हम आईपीओ रिलीज कर रहे हैं, आईपीओ निकाल रहे हैं, ऐसा एक एप्लीकेशन जमा देना पड़ता है। तो once the IPO subscription period is over, the lead manager to the issue submits the basis of allotment to stock exchange। तो लीड मैनेजर कौन होता है? जो ये डिसाइड करता है कि किसको कितना देना है। वो जो कितना किसको देना है, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करता है। द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूड्स, इस बेसिस ऑफ अलॉटमेंट में क्या लिखा हुआ रहता है कि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, किसने कितना शेयर्स मांगा है, द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, हम लोगों ने कितना शेयर्स दिया है, और अगर कोई एक्सेस अमाउंट था तो वो रिफंड करने का भी लिखा रहता है। रिफंड करने का मतलब क्या हुआ? सोचो किसी ने 10,000 1,000 शेयर के लिए 100 रुपया दे दिया, 1 लाख रुपया। पर कंपनी ने क्या किया, उसे सिर्फ 500 शेयर दिया है 100 रुपये। तो रियल में उसको सामान कितने का दिया? 50,000 का। हम लोग दिए थे कंपनी को 1 लाख रुपया, कंपनी हम लोग को शेयर्स दिया है 50,000 का। तो हम लोग का एक एक्स्ट्रा 50,000 कंपनी के पास पड़ा हुआ है, तो वो हम लोग को कंपनी रिफंड करेगा। तो ये भी उस बेसिस ऑफ अलॉटमेंट के एप्लीकेशन में लिखा रहता है कि हम 50,000 पब्लिक को रिफंड कर रहे हैं। इसके बाद क्या है? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन तो ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग ये जमा दिए हैं, कंपनी ने जमा दिया है, तो वो उसका वेरिफिकेशन करेगा, चेक करेगा ठीक है कि नहीं। तो स्टॉक एक्सचेंज देन वेरीफाइज द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट टू एंश्योर दैट इट इज इन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस। मतलब ये सारा गाइडलाइंस के हिसाब से ही किया है ना कंपनी, उसको वेरीफाई करेगा। अगर सही रहा तो उसको अप्रूवल दे देगा। इफ द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इज फाउंड टू बी सेटिस्फैक्ट्री, अगर वो अलॉटमेंट का बेसिस जो था वो सेटिस्फैक्ट्री है, द स्टॉक एक्सचेंज अप्रूव्स इट, वो उसको अप्रूव कर देगा। एंड इश्यूज अ नोटिस टू द लीड मैनेजर, और लीड मैनेजर को एक नोटिस दे देगा कि तुम लोग ऐसा कर सकते हैं। The notice specifies the date on which the allotment will be made and the shares will be credited to investors demat account। तो वो उसको बोल देगा कि किस डेट पे तुम लोग शेयर्स दे सकते हो, डीमैट अकाउंट में इन्वेस्टर का शेयर्स डाल सकते हो, वो लिखा रहे। अलॉटमेंट प्रोसेस, अब लीड मैनेजर देगा इन्वेस्टर्स को शेयर्स, कैसे देगा? लीड मैनेजर प्रोसीड्स विद द अलॉटमेंट प्रोसेस बेस्ड ऑन द अप्रूवल बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। अब लीड मैनेजर क्या करेगा? शेयर्स देना शुरू करेगा। द शेयर्स आर अलॉटेड टू इन्वेस्टर्स इन द प्रोपोर्शन स्पेसिफाइड इन द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। और उसमें जैसे लिखा हुआ था वैसे ही इन्वेस्टर लोग को शेयर्स मिल जाएगा। फिफ्थ क्या है इसका? इंटीमेशन टू इन्वेस्टर्स। शेयर्स देने के बाद इन्वेस्टर लोग को एक मेल जाता है, एसएमएस जाता है कि आपको इतना शेयर्स मिल गया है। और किसी किसी को कंपनी कुछ भी नहीं देता है, जीरो देता है, तो उनको भी मैसेज चला जाता है कि हमें रिग्रेट है कि आपको कोई भी शेयर्स नहीं मिल पाया है,
तो आपका पूरा पैसा इतने दिन में हम लोग रिफंड कर देंगे। मतलब जिसको शेयर्स मिला उसको भी मैसेज जाता है, जिसको शेयर्स नहीं मिला उसको भी मैसेज जाता है। फिर लिस्टिंग। फिर वंस द फिर लिस्टिंग, वंस द अलॉटमेंट प्रोसेस इज कंप्लीटेड द शेयर्स आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। जैसे ही आईपीओ हो चुका, आईपीओ का प्रोसेस हो चुका, वैसे ही शेयर्स अब लिस्ट हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज पे। इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल द शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अब जिसे खरीद बेच करना है वो एक्सचेंज में जाके करते रहो। जैसे मैंने आईपीओ के थ्रू एलआईसी का शेयर्स खरीद लिया, सोचो मुझे मिल गया शेयर्स। अब मुझे तो शेयर्स मिल गया है। आईपीओ के बाद शेयर्स जाके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है। तो लिस्ट होते ही सबको दिखने लग गया, सारे पब्लिक को वो दिखने लग गया कि एलआईसी का शेयर्स अब खरीद बेच हो रहा है। तो स्टॉक एक्सचेंज में जाके मेरे पास शेयर्स था, हम अपना किसी को भी बेच देंगे, कोई भी खरीद लेगा। अब स्टॉक मार्केट में जैसे ट्रेडिंग होता है एलआईसी का भी ट्रेडिंग होने लगी। In summary, the approval of the basis of allotment by the stock exchange is a crucial step in the IPO process. The stock exchange ensures that the basis of allotment is in the compliance, जो भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द ड्यू डिलिजेंस इन द प्रोसेस ऑफ पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज? ड्यू डिलिजेंस मतलब क्या रूल है, गवर्नमेंट का इसमें क्या रूल है? तो इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। ड्यू डिलिजेंस इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च एंड एनालिसिस कैरिड आउट बाय अ कंपनी, its advisors and underwriters to ensure that all information provided to potential investors in a public issue of securities is accurate, complete and not misleading. ड्यू डिलिजेंस का मतलब ही होता है एकदम हर चीज को पता करना। मतलब एक कंपनी को इन्वेस्टिगेट करना, उसके बारे में रिसर्च करना, उसको एनालाइज करना, इसको कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। तो ये ड्यू डिलिजेंस कौन करता है? मतलब ये इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, ये सब कौन करता है? कंपनी ही करता है। अपने बारे में डिटेल में पता करता है, लिखता है, मतलब पता करता है मतलब बताता है। उस कंपनी का जो एडवाइजर होता है, जो अंडर राइटर्स होता है, वो लोग सब कंपनी से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन एक तरफ कलेक्ट करता है, एक तरफ अच्छे से लिखता है कि पब्लिक इशू जब हो, मतलब जब शेयर इशू करे हम लोग, तो पब्लिक के पास सारा सही इंफॉर्मेशन जाए, पब्लिक को कोई भी गलत इंफॉर्मेशन गलती से भी ना मिल जाए। इसलिए ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होता है कि कहीं से भी कोई चीट ना हो रहा हो, ऐसा पता चल जाए। तो ये हम भी पूरा पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है व्हाट इज ड्यू डिलिजेंस, तो यह पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है ड्यू डिलिजेंस क्या है, हम लोग पढ़ लेंगे, ये इजी है, समझ में आएगा। इसके बाद पूछ रहा है एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर ऑफ बीडिंग इन द बुक बिल्डिंग इशू। अब बुक बिल्डिंग भी ना एक तरीके का इशू है। बुक बिल्डिंग में क्या होता है? बुक बिल्डिंग में एक्चुअली, बुक बिल्डिंग एक तरीका है जिससे हम लोग पता करते हैं कि हमारे शेयर्स का डिमांड कितना है। सोचो कंपनी शेयर इश्यू कर दिया और कोई खरीद ही नहीं रहा है। तो शेयर इश्यू करने में बहुत सारा रूल्स है, रेगुलेशंस है, परमिशन लगता है। अब उतना कर लिया कंपनी और उसका कोई शेयर्स खरीद ही नहीं रहा है, तो बेकार में टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए अच्छा, बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है आईपीओ के टाइम पे? बुक बिल्डिंग प्रोसेस तब नहीं होता है जब शेयर लिस्ट हो चुका है, अब पब्लिकली उसको स्टॉक एक्सचेंज में लोग खरीद बेच कर रहे, ट्रेडिंग कर रहे, तब नहीं होता है। बुक बिल्डिंग का मतलब है आईपीओ के टाइम पे। देखो, एलआईसी अगर सोचा था कि वो अपना शेयर्स निकालेगा, तो पहले एलआईसी को पता भी तो करना पड़ेगा कि भाई लोग इंटरेस्टेड है ना मेरा शेयर्स खरीदने में। पता चला हम इतना शेयर इश्यू कर दिए या बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ये सब भेज रहे हैं, इतना प्रोसेस कर रहे हैं, और कोई खरीद ही नहीं रहा है मेरा शेयर्स। तो इसलिए कंपनी क्या करता है आईपीओ के पहले, करने के पहले वो बुक बिल्डिंग इशू करता है। बुक बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? इट इज अ मेथड यूज्ड बाय कंपनीज टू डिटरमाइन द डिमांड फॉर देयर शेयर्स और बॉन्ड्स बिफोर एन आईपीओ। वो पता करता है आईपीओ के पहले कि उसके कंपनी का डिमांड है या नहीं, इसको बुक बिल्डिंग कहते हैं। पता करना कि कंपनी का आईपीओ अगर निकलेगा तो लोग खरीदेंगे या नहीं। इन बुक बिल्डिंग इन्वेस्टर्स बीड फॉर द सिक्योरिटीज बीइंग ऑफर्ड। जैसे हम जो बोले आईपीओ निकला है 100 रुपए में, ये कौन डिसाइड किया 100 रुपया? देखो, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स लिस्ट हो जाने के बाद तो शेयर प्राइस गिरता बढ़ता रहता है, वो अलग चीज है। पर जब पहली बार शेयर मार्केट में आ रहा है, तो ये जो 100 रुपया हम अभी लिखे थे, एक एक शेयर 100 रुपए में मिलेगा, ये 100 रुपया कौन डिसाइड किया? ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बिड करते हैं।
मतलब एक जगह होता है, आजकल ये ऑनलाइन होता है, घर बैठ के भी कर सकते हैं, पर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, इसमें बिड करते हैं। मतलब कोई दिया 100 रुपया, कोई दिया 90 रुपया, और फिर इसका कैलकुलेशन का मेथड है। उस कैलकुलेशन के मेथड से सारे जितना भी बिडिंग आया है, बिडिंग मतलब जो लोगों ने रुपया डाला है, कोई 100 रुपया, कोई 90 रुपया, उसको बिड कहते हैं। तो ये जो बिडिंग किया है, इसके हेल्प से हम लोग फिर एक प्राइस बना देते हैं। वही वो 100 रुपया रहता है जो आईपीओ जितने में रिलीज हुआ है, कि आईपीओ 100 रुपए में निकला है, ये 100 रुपया बुक बिल्डिंग से डिसाइड होता है। तो लिखा है बुक बिल्डिंग, इन्वेस्टर्स बिड फॉर द सिक्योरिटीज बीइंग ऑफर्ड। इन्वेस्टर्स बिड करते हैं, इंडिकेटिंग द प्राइस एंड क्वांटिटी दे आर विलिंग टू बाई। कौन कितना खरीदना चाहता है और कितने प्राइस में खरीदना चाहता है, उसका बिड होता है। द बुक बिल्डिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अपॉइंटमेंट ऑफ बुक रनर। ये जो बुक बिल्डिंग करेगा, उन लोगों को अपॉइंट किया जाता है। फिर सेटिंग द प्राइस बैंड, एक प्राइस बैंड डिसाइड होता है कि 60 से नीचे कोई बिड मत करना, 100 से ऊपर कोई बिड मत करना। जिसको भी प्राइस बोलना है, 60 से 100 के बीच में बोलना, इसको प्राइस बैंड बोलते हैं। तो द इशुइंग कंपनी एंड द बुक रनर डिसाइड द प्राइस बैंड। कंपनी और बुक रनर लोग बैठ के प्राइस बैंड डिसाइड करता है कि जो भी बिड करना वो 60 से 100 के बीच में ही करना, विच इज द रेंज ऑफ प्राइस विद इन विच इन्वेस्टर्स कैन बिड। इसी के बीच में इन्वेस्टर्स को बिड करना है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बिडिंग प्रोसेस। बिडिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद लोग बिड करते हैं। फिर एलोकेशन ऑफ सिक्योरिटीज होता है, लोगों को सिक्योरिटीज दे देते हैं। फिर वही इन्वेस्टर्स को इंटीमेट करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। जब शेयर मिल जाता है पब्लिक को, तो शेयर्स लिस्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है फिक्स्ड प्राइस प्रोसेस और बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। तो जब फिक्स्ड प्राइस प्रोसेस होता है, तो कोई बीडिंग नहीं होता है। कंपनी को जितने में इशू करने का मन करता है वो उतने में इशू कर देता है, कोई बीडिंग नहीं होता है। मतलब हर टाइम बीडिंग होके ही प्राइस डिसाइड होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। कभी कभी कंपनी डिसाइड कर लेती है कि हम लोग 100 रुपए में इशू करेंगे, वो फिक्स्ड प्राइस प्रोसेस है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस है जिसमें प्राइस बैंड बनता है कि 60 से कोई नीचे बिड मत करना, 100 के कोई ऊपर बिड मत करना। 60 से 100 के बीच में सभी जिन बिडिंग करता है उसी के बीच में कोई प्राइस रखा जाता है। तो यही है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। फिर प्राइस रखाता कैसे है, इसमें कंपनी फिक्सेस द प्राइस, इसमें कंपनी खुद ही फिक्स कर लेता है प्राइस। इसमें बेस्ड ऑन बिड्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कौन सा प्राइस सबसे ज्यादा आया है, हम लोग वो वाला प्राइस रख देते हैं। ट्रांसपेरेंसी, इसमें लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी एस इसमें लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी रहता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का तो हाथ ही नहीं है प्राइस रखने में, जो कंपनी वो लगा है वो प्राइस रख दिया है। पर इसमें इन्वेस्टर्स डिसाइड करता है क्या प्राइस है, क्या होना चाहिए शेयर का प्राइस। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है। ट्रांसपेरेंसी मतलब कितना खुल के वो बात मार्केट में आया हुआ है। इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेंट, इसमें कोई इन्वेस्टर का पार्टिसिपेट नहीं है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलता है इन्वेस्टर्स को। इसमें जिसको जिसको मन है बिड करने का वो लोग बिड करते हैं, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, इसमें जो पहले आता है उसको पहले शेयर्स मिल जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिक्योरिटीज आर अलॉटेड बेस्ड ऑन बिड्स रिसीव्ड एंड इन्वेस्टर्स हु बिड एट और अबव द फाइनल प्राइस आर एलोकेटेड सिक्योरिटीज। इसमें जो शेयर इन्वेस्टर लोग पहले बिड किया था, उस प्राइस में उन लोगों को शेयर्स मिल जाता है। इसमें जो पहले आता है उन लोगों को पहले मिल जाता है, पर इसमें जो लोग बिड करता है उन लोगों को पहले शेयर्स मिलता है। उसके बाद प्राइस डिस्कवरी, द फिक्स्ड प्राइस इज ऑलरेडी डिटरमाइंड। यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी का कोई बात, डिस्कवर करना मतलब खोजना। इसमें हम लोग कुछ खोज ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इसमें तो कंपनी ने प्राइस फिक्स कर दिया है। पर बिडिंग प्रोसेस में हम लोग प्राइस डिस्कवर करते हैं, किसने कितना बिड किया है, फिर उन सबको देखते हैं, फिर उस हिसाब से प्राइस निकालते हैं। तो इसमें हम लोग प्राइस डिस्कवर करते हैं, इसमें डिस्कवर का करने का कुछ नहीं है। फिर है मार्केट रिस्क। यहाँ पे द इशूअर बियर्स द मार्केट रिस्क एज द प्राइस इज फिक्स्ड बिफोर लिस्टिंग। इसमें लिस्टिंग करने के पहले कंपनी ने प्राइस फिक्स कर दिया है, तो मार्केट रिस्क इसमें ज्यादा है। पर इसमें
The market risk is lower for the issuer as the price is discovered through the bidding process. इसमें इन्वेस्टर्स लोग ने ही उसका दाम रखा है, तो इसमें रिस्क कम रहता है क्योंकि ज्यादा एक्यूरेट प्राइस रखाता है। जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स को लगता है प्राइस होना चाहिए, यहाँ पे वो प्राइस रखाता है, पर इसमें कंपनी फिक्स कर देता है, तो इसमें रिस्क ज्यादा रहता है। पर जो इन्वेस्टर्स के मर्जी से प्राइस रखाता है उसमें रिस्क कम रहता है।